भारत समेत पूरी दुनिया में 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग के तत्वाधान में मदन महल किला, पंचवटी और 64 योगिनी मंदिर में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन में भी सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। इसके अलावा भी शहर के विभिन्न स्थानों पर योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बारिश का मौसम, मतदान में बाधक न बने, इसलिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वाटर प्रूफ पंडाल लगाने के निर्देश भी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर लैया राजाटी ने जारी किए हैं। रेलवे द्वारा आरपीएफ ऑल इंडिया टूर्नामेंट का आयोजन 21 जून से 27 जून तक जबलपुर में किया जाने वाला है, जिसमें देश के सभी 17 जोनों से महिला एवं पुरुषों की टीमें शामिल होंगी। शहर के किसी भी हिस्से में जल भराव न हो, इसके लिए नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ ने अधिकारियों कर्मचारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। कमिश्नर का कहना है कि बारिश के दौरान ही जल निकासी के इंतजाम हो, इस बात को सुनिश्चित करना है। पाटन के ग्राम सिमरिया में रहने वाले एक परिवार ने एसपी कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर गांव के कुछ दबंगों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की। पीड़ित परिवार की माने तो बीते दिनों गांव के दबंगों ने परिवार की महिला पर हमला किया था। कलेक्टर डॉक्टर लैया राजाटी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित लोक सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोक सेवा केंद्र के कार्यों की समीक्षा की और केंद्र के कर्मचारियों अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों को लोक सेवा केंद्र से मिलने वाली सेवाओं और सुविधाओं का लाभ तय समय सीमा में दिया जाए। शाहपुरा नगर परिषद में कांग्रेस से पार्षद प्रत्याशी अपहरण की शिकायत जिला निर्वाचन कार्यालय में की गई है। वर्गीय विधायक का कहना है कि पुलिस के जरिए महिला प्रत्याशी और उसके पति पर चुनाव न लड़ने का दबाव भाजपा नेता बना रहे हैं। मदन महल के ऐतिहासिक किले के पास तालाब रूपी प्राकृतिक जल स्रोत देखरेख के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो बारिश के मौसम में पहाड़ों से आने वाले बारिश के पानी से तालाब भर जाते थे, जिससे पक्षियों और अन्य जीवों को गर्मी के मौसम तक पानी उपलब्ध होता था, लेकिन धीरे धीरे ये तालाब अपना अस्तित्व खो रहे हैं। शासन प्रशासन इन तालाबों का गहरीकरण कराए तो इन्हें दोबारा विकसित किया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ में हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शहर में सामूहिक योग कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। ऐतिहासिक मदन महल किले, पंचवटी, 64 योगिनी सहित अन्य क्षेत्रों में हुआ आयोजित योग कार्यक्रम। योग क्रियाओं के जरिए शहर वासियों को निरोगी रहने का दिया गया संदेश। लोक सेवा केंद्र का कलेक्टर डॉक्टर लैया राजाटी ने किया औचक निरीक्षण। लोक सेवा केंद्र के कार्यों की समीक्षा कर केंद्र के कर्मचारियों अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। भारत समेत पूरी दुनिया में 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग के तत्वाधान में मदन महल किला, पंचवटी और 64 योगिनी मंदिर में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और योगाचार्यों के मार्गदर्शन में योग की विभिन्न विधाओं का अभ्यास किया। भारत सहित पूरी दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर पूरे देश और दुनिया में योग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जबलपुर जिले में मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग के सहयोग से मदन महल किला प्रांगण में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके अलावा भेड़ाघाट, पंचवटी और 64 योगिनी मंदिर में भी सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आज जो है वो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आयुष डिपार्टमेंट के जो है तले ये हम पहली बार जो है हमारे जिला जबलपुर में 3 हमारे पास स्थान चयनित हुए हैं। उनमें से प्रथम स्थान जिला स्तर पर हमारा मदन महल किला है। इसके अलावा 2 स्थल और हैं जो भेड़ाघाट में है, जिसमें से एक पंचवटी और एक 64 योगिनी मंदिर है। इन सभी तीनों स्थलों पर एक साथ आज जो है आयुष विभाग अपना आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहा है। सामूहिक योग के इस कार्यक्रम के माध्यम से आयुष विभाग के कर्मचारियों, आम जनता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने योग आचार्यों के कुशल मार्गदर्शन में योग की विभिन्न विधाओं का अभ्यास किया। अकॉर्डिंगली आप रख लीजिए, इस तरह से भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। तो जिस क्रम में आप रखना चाहें उस क्रम में रख लीजिए। हाथों को ऐसे रख लीजिए और सांस भरते हुए हम पीछे की ओर जाएंगे।
कार्यक्रम के दौरान देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश का प्रसारण भी किया गया। योग दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक मदन महल किले में आयोजित सामूहिक योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए शहरवासियों ने आम जनता से रोजाना योग करने की अपील की। वैसे तो हम डेली एक्सरसाइज करते ही रहते हैं, बट जैसे कि आज इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल था तो इसमें पार्टिसिपेट करके कुछ ज़्यादा ही हमें अलग फील आया। एंड मैं चाहूँगा कि सब ऐसे ही डेली योगा करें एंड फिट रहें। बहुत अच्छा लगा। आज विश्व का 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, जिसमें आयुष विभाग का आयोजन यहाँ पर हुआ था। उसमें हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और योग करें, स्वस्थ रहें। आज यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और आगे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। योगा इज़ नॉट जस्ट वन डे प्रैक्टिस, योगा इज़ अ वे ऑफ लाइफ। एंड हम आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स 157 कंट्रीज़ में चलते हैं। हम सबको आमंत्रित करते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि फाइनली हम जो भी करते हैं, आज जैसे हमने बात की, हम जो भी करते हैं, चाहे हम काम करें, हम घर में कुछ कार्य करें या हम योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, फाइनली मन की प्रसन्नता के लिए करता है हर जीव। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंडित लज्जा शंकर झा उत्कृष्ट विद्यालय में भी सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर लैयाराज चटी, निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए और योगाभ्यास किया। सामूहिक योग कार्यक्रम में एनसीसी की कैडेट्स भी शामिल हुए। आसन की अंतिम घड़ी में रहने का प्रयास। अर्धउष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए सिर को उठाए और शरीर को सीधा कीजिए। दूसरे नतगत को तात्पर्य। आज विश्व योगा दिवस है और इसी अवसर पर जबलपुर की सभी नागरिकों की मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं। और विश्व योगा दिवस के अवसर पर एक मॉडल प्रोग्राम है, हमारी मॉडल एक्सेलेंस स्कूल में शिक्षा विभाग की ओर से आज आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योग की विभिन्न विधाओं का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन में भी सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। इसके अलावा भी शहर के विभिन्न स्थानों पर योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर पुलिस ग्राउंड परेड में भी सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुलिस मैदान में शहर और देहात थाना क्षेत्रों के कर्मचारियों ने कुशल योगाचार्यों के मार्गदर्शन में सामूहिक योग का अभ्यास किया। इस कार्यक्रम में 125 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर टाउन हॉल गांधी भवन में भी योग दिवस के अवसर पर दीनदयाल मंडल बाल गंगाधर तिलक वार्ड के नागरिकों ने सामूहिक योग कार्यक्रम में भाग लिया। क्षेत्र के लोगों ने योग गुरुओं के मार्गदर्शन में योग की विभिन्न विधाओं का अभ्यास किया। हम सब लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए योग की विधि को समझा। योग गुरु के समक्ष में आज आवश्यकता है योग को अनुसरण करने की, निरोगी काया के लिए, स्वस्थ मन दशा के लिए, सफलतम जीवन के लिए आज योग की अति आवश्यकता है। हमारा राष्ट्र योग दिवस को अंगीकार करते हुए आज पूरा हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु के रूप में अग्रसर हो रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से योगाचार्यों और योग गुरुओं ने योग के विभिन्न आसनों और उनसे होने वाले फायदों की भी जानकारी लोगों को दी। बारिश का मौसम मतदान में बाधक न बने, इसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वाटर प्रूफ पंडाल लगाने के निर्देश भी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर लैयाराज चटी ने जारी किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मतपत्रों के जरिए मतदान होगा और शहरी क्षेत्रों में ईवीएम के जरिए मतदान संपन्न कराया जाएगा। बारिश के मौसम को देखते हुए विशेष सावधानियां रखने और जरूरी इंतजाम करने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर लैयाराज चटी ने अधिकारियों को दिए हैं। हम लोग उस हिसाब से ही सारे व्यवस्था कर रखे हैं। अभी पानी प्रिडिक्टेड भी है, इस सप्ताह में भी लगातार बारिश हो भी रही है। एडिशनली हम लोग मतपेटियों का अभी चुनाव मतपेटियों के माध्यम से होना है नेक्स्ट 2 वीक्स का, रूरल इलेक्शंस और अर्बन बॉडी इलेक्शंस ईवीएम के माध्यम से होना है। सभी को कवर करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा एक अलग आवंटन किया गया है कि प्लास्टिक बैग्स खरीदने के लिए प्लास्टिक बैग्स भी हम लोग खरीद के रखे हैं। मतपेटी मतपत्र है वो भीग ना जाए
और अरेंजमेंट्स में भी सभी जगह वाटर प्रूफ है ना बंदाल है वो लगाने के लिए ना डायरेक्शन दिए गए, सो दैट एक्चुअली लोगों को ना कहीं भी ना असुविधा ना हो। तो मतदान केंद्र का भी है ना दुरुस्त करने के लिए भी ना डायरेक्शन दिए हैं, और ऐसे कोई जर्जर भवन है बारिश के लेकर ना उसको है ना गिरने है तो उसको इमीडिएटली तोड़ने के लिए भी डायरेक्शन दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि बारिश का मौसम मतदान में बाधक न बने, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। रेलवे द्वारा आरपीएफ ऑल इंडिया टूर्नामेंट का आयोजन 21 जून से 27 जून तक जबलपुर में किया जाने वाला है, जिसमें देश के सभी 17 जोनों से महिला एवं पुरुषों की टीमें शामिल होंगी। अगले 5 दिनों तक शहर एक बड़े खेल का आयोजन का केंद्र बनने जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा आरपीएफ का ऑल इंडिया टूर्नामेंट आयोजित किया जाने वाला है, जो 21 से 27 जून तक चलेगा। इसमें देश भर से आने वाली 17 जोनों की टीमें शामिल रहेंगी। मुख्य मैच रेलवे स्टेडियम, जीसीएफ मैदान और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के ग्राउंड में आयोजित होंगे। 21 तारीख से 27 तारीख के बीच में जून में हम एक आरपीएफ ऑल इंडिया आरपीएफ वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, मेन और वीमेन दोनों के लिए, जिसमें पूरे इंडिया के सभी 17 जोन से जो टीमें आ रही हैं महिला और पुरुष की, और एक अच्छा कार्यक्रम रहेगा यहाँ पे। लास्ट ईयर भी हमने ये होस्ट किया था और इस बार भी जबलपुर डिवीज़न को रेलवे बोर्ड ने ये जिम्मेदारी दी है होस्ट करने की, तो हम उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। सर ये टूर्नामेंट कहाँ होगा, कितने दिवसीय होगा? ये 5 दिन का कार्यक्रम है और ज़्यादातर हमारे जो मैचेस हैं वो अपना रेलवे स्टेडियम का ग्राउंड है यहाँ पे होंगे, कुछ मैचेस हमारे जीसीएफ ग्राउंड में होने हैं और कुछ ये रानी दुर्गावती जो यूनिवर्सिटी है उनके ग्राउंड में भी होंगे। सर व्यवस्थाओं को देखा जाए तो खिलाड़ियों के लिए क्या व्यवस्थाएं करी हैं जो इनको दिक्कतें न हो जिससे? हाँ, खिलाड़ियों को एक्चुअली हमारे लिए सारी तैयारियां हैं कि उनको स्टेशन पे आते ही हम रिसीव करेंगे, उनको लिए रुकने के इंतज़ाम किए गए हैं, खाने पीने का इंतज़ाम है, उनके आने जाने के लिए व्हीकल का इंतज़ाम है। कुछ गाड़ियाँ हमारे पास कम हो रही थी तो हमने सिटी पुलिस से भी ली हैं और डिमांड की हैं, और जीआरपी से भी हमने कुछ व्हीकल लिए हैं और डिमांड की हैं जो आ जाएंगे, तो एक मतलब अच्छी तैयारी रहेगी उनके लिए। आयोजक मंडल के मुताबिक इसमें 1500 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे। शहर के किसी भी हिस्से में जल भराव ना हो, इसके लिए नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ ने अधिकारियों कर्मचारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर का कहना है कि बारिश के दौरान जल निकासी के इंतजाम हो, इस बात को सुनिश्चित करना है। जल भराव के बाद जल निकासी के प्रयास बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बाढ़ नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन को लेकर नगर निगम में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ ने अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए कि पहले से सुनिश्चित कर लें कि जल भराव नहीं होने देंगे। जिन जिन स्थानों पर जल भराव की आशंका है वहां पहले से इंतजाम करें। यदि जल भराव होगा तो जिम्मेदार कर्मचारियों अधिकारियों पर कार्यवाही होना तय है। जनता को राहत पहुंचाने के लिए सभी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे। सफाई नहीं, क्योंकि हमको मशीन अवेलेबल है। इतने जोर से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, आपका कोई कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो फ़ोन करके डायरेक्टली बताओ कि टोटल डीओ की लापरवाही है, सीएसआई की लापरवाही है, आपस में एक दूसरे पर टालम टोली कर रहे हैं, आपस में ये करेगा, वहाँ से मंगवा रहे और आपके लिए एचओडी की लापरवाही। टोटली मिस कम्युनिकेशन की वजह से ये सिचुएशन निर्मित हो रही है। मेरे लिए मिस कम्युनिकेशन नहीं, मैं तीनों के विरुद्ध कार्रवाई करूँगा। अधिकारियों का कहना है कि जल निकासी मार्ग पर जो अतिक्रमण है उन्हें शीघ्र हटाया जाए और अतिक्रमणकर्ताओं पर कार्यवाही की जाए। अभी जल प्लावन और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में ये मीटिंग रखी गई है, जिसमें सारे संभागीय अधिकारी और मुख्यालय स्तर पर जो हमने जिन अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है वे सतत जो है मुख्यालय और जोन में लगातार रात्रि पाली और दिन की पाली में लगातार अपनी कर्तव्य स्तर पर रहें, और बाढ़ जल प्लावन स्थिति में कैसे हमें निपटना है, क्या तैयारी करना है, इन संबंध के विषय में आयुक्त महोदय कुछ प्रशिक्षण भी देंगे और उस संबंध में बताएंगे भी, इसीलिए ये मीटिंग रखी गई है। निगम आयुक्त का कहना है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए फायर ब्रिगेड कार्यालय में एक सहायता केंद्र खोला गया है, जो मदद के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। पाटन के ग्राम सिमरिया में रहने वाले एक परिवार ने एसपी कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर गांव के कुछ दबंगों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। पीड़ित परिवार की माने तो बीते दिनों गांव के दबंगों ने परिवार की महिला पर हमला किया था। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हुई थी और 3 दिन तक मेडिकल अस्पताल में इलाजरत थी। बावजूद इसके पाटन पुलिस ने हमलावरों के विरुद्ध संतोषप्रद कार्यवाही नहीं की है, जिसके चलते अब उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। पाटन के सिमरिया गांव में रहने वाली राजकुमार लोधी, उनकी पत्नी बेबी लोधी और परिवार के सदस्यों ने एसपी कार्यालय में एडिशनल एसपी सुरेश बघेल से मुलाकात की।
पीड़ित परिवार ने बताया कि बीते दिनों गांव के प्रवेश लोधी और उसके साथियों ने बेबी लोधी पर जानलेवा हमला किया था। इस हमले में घायल बेबी लोधी के सिर पर 12 टाके लगे हैं। वे 3 दिन तक मेडिकल अस्पताल में इलाजरत थीं, लेकिन पाटन पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कोई संतोषप्रद कार्यवाही नहीं की। लिहाजा पूरे परिवार को आरोपी पक्ष धमका रहा है, जिसके कारण परिवार अपना घर छोड़कर रहने को मजबूर है। पाटन से आया हुआ हूँ एसपी ऑफिस, क्योंकि मेरी बीवी को मारा और ऊपर से मेरे को धमकियाँ दे रहे। मैं पाटन थाने गया, लेकिन रिपोर्ट लिखाई मैंने, कुछ सुनवाई नहीं मेरी उधर। ऊपर से मैंने एक ऐसी कंप्लेंट किया तो ऊपर से पुलिस वाले मेरे को दम दे रहे हैं कि आप कंप्लेंट वापस लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं राजधानी जी यहाँ आया हूँ साहब के पास एसपी ऑफिस। किस तारीख की घटना थी ये? 16 तारीख की सुबह के ऊपर एक प्रवेश लोधी ने, गिरवर लोधी ने, सर्विस लोधी ने हमला किया था। सिर में 12 टाँके लगे हैं। कब हमला किया था? 16 तारीख में 6 बजे। किस वजह से हुआ है? ये दारू वारू पी के आया। सुबह से मेरी भाभी गोबर कर रही थी भैंस का, तो ये वो मार के पीछे से मार के भाग गया। जब ये लोग चिल्लानी तो ये घर लोग में मेरी मम्मी और भाई उठे, तब देखा तो वो भाग गया। क्या वजह है? एडिशनल एसपी ग्रामीण शिवेश बघेल ने पीड़ित परिवार की शिकायत को सुना और पाटन थाना प्रभारी को प्रकरण की विवेचना कर विधिवत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। थाना पाटन अंतर्गत सिमरिया ग्राम की पीड़िता आई थी, जिनके द्वारा बताया गया, जिस पर थाना पाटन में पूर्व से ही अपराध पंजीबद्ध है और उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है पंजीबद्ध अपराध पे। और इनके द्वारा और बताया गया कि कुछ उनको मेडिकल और क्वेरीज़ हैं, जिस संबंध में थाना प्रभारी पाटन को निर्देशित किया गया है कि वो MLC पे और क्वेरी करवाएं और जो भी डॉक्टर उस पर एडवाइस देते हैं उसके आधार पर उस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करना। उनका कहना है कि घर में नहीं रह पा रहा है डर की वजह से। नहीं, ऐसा उस पर जो है इस संबंध में भी निर्देशित किया गया थाना प्रभारी को कि संबंधित पक्षों को प्रिवेंटिव कार्रवाई करें उनके खिलाफ, और अगर इस प्रकार से है तो और भी वैधानिक कार्रवाई उस पर की जाएगी आरोपियों के खिलाफ। एडिशनल एसपी ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि हमलावरों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर लैया राचाटी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित लोक सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोक सेवा केंद्र के कार्यों की समीक्षा की और केंद्र के कर्मचारियों अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों को लोक सेवा केंद्र से मिलने वाली सेवाओं और सुविधाओं का लाभ तय समय सीमा में दिया जाए। कलेक्टर डॉक्टर लैया राचाटी ने मंगलवार को लोक सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने लोक सेवा केंद्र से आम जनता को मिलने वाली सेवाओं एवं सुविधाओं के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने लोक सेवा केंद्र के कर्मचारियों को निर्देशित किया कि केंद्र से आम जनता को मिलने वाली सेवाएं और सुविधाएं तय समय सीमा में प्रदान की जाएं। उन्होंने कहा कि जल्द ही लोक सेवा केंद्र में हेल्प डेस्क की सुविधा भी आम जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आम जनता को लोक सेवा केंद्र से सभी सेवाएं और सुविधाएं सरलता से प्राप्त हो सके। हम लोग लगातार लोक सेवा केंद्र का भी है ना सुधार करने में ना प्रयास कर रहे हैं। उसमें लगातार है ना कुछ कंप्लेंट्स भी मिल रही है, बट फिर भी हमारी लोक सेवा केंद्र में कितने भी सेवाएं दे रहा है हम लोग है ना समय पे दे रहे हैं। अभी कितने भी डिस्पोजल्स हो रहा है वो समय पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद भी है ना कोई है ना काम समय पे नहीं होती है, तो उसके लिए प्रथम अपील अधिकारी बने हुए हैं, या फिर हम लोग स्वयं ऑटो है ना कलेक्टर है ना बहुत सारे चीज़ों के लिए तृतीय अपील अधिकारी है। मतलब स्वयं ऑटो मेरे पास भी है ना आएंगे तो हम लोग इमीडिएटली कॉग्निजेंस लेके उस काम को करेंगे, और कहा कोई पेनाल्टी लगाना है ना समय पे काम नहीं होता तो पेनाल्टी भी लगाएंगे। बट हमको ये है कि जब है ना कोई गरीब लोग आते हैं उनका एप्लीकेशन है ना मतलब आसानी से फाइल हो लोकसभा केंद्र में। कलेक्टर डॉक्टर लैया राचाटी के औचक निरीक्षण से लोक सेवा केंद्र के आसपास मंडराने वाले दलालों में हड़कंप मचा रहा। शाहपुरा नगर परिषद में कांग्रेस से पार्षद प्रत्याशी के अपहरण की शिकायत जिला निर्वाचन कार्यालय में की गई है। बरगी विधायक का कहना है कि पुलिस के जरिए महिला प्रत्याशी और उसके पति पर चुनाव न लड़ने का दबाव भाजपा नेता बना रहे हैं। बरगी विधायक संजय यादव ने एक शिकायत पत्र उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमशिवाय अर्जरिया को सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शाहपुरा नगर परिषद में पार्षद प्रत्याशी अनीता बर्मन को अगवा कर लिया गया है और पुलिस के जरिए उसके ऊपर एवं उसके पति अशोक बर्मन पर दबाव बनाया जा रहा है कि चुनाव न लड़े। पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, लिहाजा कार्यवाही की जाए। भयभीत होकर हमारे एक प्रत्याशी की पत्नी को उठा लिया और प्रत्याशी उसके पति को भी उठा ले गए। जो व्यक्ति कल मेरे पास 2 बजे तक रहा हो, कलेक्टर साहब ने खुद एक्सेप्ट किया कि 2 बजे आपने उसका प्रमाण पत्र बनवाया।
अगर उसको नहीं लड़ना होता तो प्रमाण पत्र क्यों बनवाता, या क्यों आता हमारे पास, या क्यों आवेदन देता ब्लॉक अध्यक्ष जी के पास, या इनसे बात नन्ना राज जी से बात क्यों करता है, डॉक्टर इंटेलिजेंस से बात क्यों करता कि हमें टिकट चाहिए, हमें चुनाव लड़ना। वो जीत रहा था चुनाव, निश्चित तौर पर वो अनीता बर्मन चुनाव जीत रही थी, इसलिए भय खाकर इन्होंने कल उसको अगवा कर लिया और आवेदन दिलवा दिया 5 बजे नाम वापसी का। जब हमने फ़ोन लगाया तो वो दोनों पति पत्नी गायब थे। हमने थाना प्रभारी को फ़ोन लगाया कि भैया वो एक ड्राइवर उठा के ले गया है और वो दारू पी रहा। बोले दारू पीना ना अपराध है और ना पिलाना अपराध है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उप जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यदि कोई किडनैपिंग जैसी बात सामने आती है तो कार्यवाही की जाएगी। निश्चित रूप से इस आशय की शिकायत हमें माननीय विधायक महोदय द्वारा सौंपी गई है। इसके तथ्यों की आगे जांच के लिए हम संबंधित पुलिस अधिकारियों को लिख रहे हैं और अगर इसमें उनका कोई परिवारजन व्यथित या दुखी है, किडनैप की कोई संभावना उनको इस तरह की लग रही है, तो वो आकर के हमारे पुलिस अधिकारियों के पास की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और आगे इस पर उचित कार्रवाई की जा रही है। धनबल और बाहुबल की राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है। इस संबंध में जब कोई तथ्य सामने आएंगे तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। बहरहाल धन बल और बाहुबल को लेकर की गई शिकायत पर जांच होना बाकी है। विधायक द्वारा की गई शिकायत ने शाहपुरा की राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। मदन महल के ऐतिहासिक किले के पास तालाब रूपी प्राकृतिक जल स्रोत देखरेख के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो बारिश के मौसम में पहाड़ों से आने वाले बारिश के पानी से तालाब भर जाते थे, जिससे पक्षियों और वन्य जीवों को गर्मी के मौसम में पानी उपलब्ध होता था। लेकिन धीरे धीरे ये तालाब अपना अस्तित्व खो रहे हैं। जिले में प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और विकास की योजनाएं मात्र कागजों तक ही सीमित नजर आती है। मैदानी स्तर पर प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे कई जल स्रोत मिटने की कगार पर पहुंच गए हैं। मदन महल के ऐतिहासिक किले को जाने वाले मार्ग पर पहाड़ियों के बीच स्थित 2 प्राकृतिक जल स्रोत भी उपेक्षा का शिकार हैं। स्थानीय लोगों की माने तो पहाड़ों के बीच स्थित दोनों प्राकृतिक जल स्रोतों में बारिश का पानी एकत्र होता है, जिससे पक्षियों और वन्य प्राणियों के लिए पेयजल की कमी पूरी होती है। लेकिन धीरे धीरे दोनों जल स्रोत अपना अस्तित्व खो रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में ये स्रोत पूरी तरह से मिट जाएंगे या सूख जाएंगे। ये हम यहाँ से जाते हैं मदन महल किले के लिए तो रास्ते में 2 तालाब पड़ते हैं, एक शिवजी के मंदिर के बाजू से, एक उसके ऊपर पड़ता है। लेकिन अभी क्या रखरखाव के अभाव के कारण वो तालाब सूखते जा रहे हैं और पुराई भी उनकी होते जा रही है। अगर उनको थोड़ा सा गहरा कर दिया जाए तो ये जो गर्मी में जो वन जीव हैं उनके लिए पानी की सुविधाएं हो जाएंगी। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये सकोरे वगैरह हम लोग लगा देते हैं तो उसमें हम लोग कितना पानी डाल सकते हैं। अगर वहाँ गहरा हो जाएगा तो वहाँ जो जीव हैं उनको पानी की व्यवस्थाएँ हो जाएंगी और थोड़ी हरियाली बनी रहेगी। पहले यहाँ पानी भरा रहता था इसमें? हाँ भैया, पहले इसमें मतलब बरसात का पानी जो इकट्ठा होता था वो मई जून तक तो चल जाता रहा, मई तक तो फिर भी रहता था। लेकिन अब ये हो रहा है कि वो गहरा नहीं रह गया है, पुर गया है, तो वो मुश्किल से फरवरी या जनवरी में ही खत्म हो जाता है पानी। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से तालाब रूपी इन जल स्रोतों को गहरा कराने की मांग की है ताकि इसमें बारिश का पानी एकत्र हो और दोनों तालाबों का अस्तित्व भी बचाया जा सके। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।